हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत जबरदस्त कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसने पिछले 2-3 महीने में बहुत ही एक्सेप्शनल रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी केमिकल सेक्टर में है दोस्तों, और बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दिए उसने पिछले कुछ दिनों में। ये एक मल्टीबैगर कंपनी बनकर के निकली है पिछले 1-2 महीने के अंदर दोस्तों। उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, और उसके बारे में जानने के लिए सीधा चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पर। जिस कंपनी के बारे में दोस्तों मैं आज आपसे बात करने आया हूं, उस कंपनी का नाम है टूटिकोरिन एल्कली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये आप अपनी स्क्रीन पर उसका प्लांट देख सकते हैं दोस्तों। अगर कंपनी की हम फैक्ट शीट के बारे में अगर हम बात करें, तो कंपनी बेसिकली सोडा ऐश बनाती है और उसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड और फर्टिलाइजर भी बनाती है। इसके मेजर रॉ मटेरियल्स हैं अमोनिया, जो कि टूटिकोरिन पोर्ट के थ्रू ही इंपोर्ट कर लिए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ये बॉयलर फ्लू गैस के थ्रू ही सेपरेट कर लेते हैं, और बेसिकली जो लोकली प्रोड्यूस सॉल्ट होता है, ये एक बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं जो इसके सोडा ऐश के कंपोजिशन के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर दोस्तों काम आते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, तो ये कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है सोडा ऐश, अमोनियम क्लोराइड फर्टिलाइजर, अमोनियम क्लोराइड टेक्निकल ग्रेड एंड प्योर ग्रेड, और इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर कंपनी के हम रॉ मटेरियल्स की वेबसाइट पर चलें और उसकी कैपेसिटी के बारे में बात करें कि कितनी कैपेसिटी में और कितनी क्वांटिटी में इनको ये रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी रॉ इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉल्ट लगभग 1,60,000 मिलियन टन पर एनम इस्तेमाल करती है। ये जो एमटी पर एनम है वो है मिलियन टन पर एनम। कार्बन डाइऑक्साइड गैस 62,000 मिलियन टन पर एनम, और अमोनिया 31,000 मिलियन टन पर एनम इस्तेमाल करती है कंपनी। और इसके अलावा दूसरी भी चीजें कुछ इस्तेमाल करती है, जैसे कि वाटर का भी कुछ यूसेज होता है इसके अंदर, पावर का भी यूसेज होता है, कोल वगैरह का भी यूसेज होता है, और इसके अलावा और भी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिसका कंपनी इस्तेमाल करती है। अगर हम कंपनी की फैसिलिटीज के बारे में बात करें और उसकी कैपेसिटी के बारे में बात करें कि कौन कौन सी कैपेसिटी है और उसकी कौन कौन से प्लांट्स हैं, तो सोडा ऐश का जो प्लांट है उसका 1,80,000 मिलियन टन पर एनम का इस्तेमाल होता है दोस्तों, इतनी उसकी कैपेसिटी है। अमोनियम क्लोराइड की अब आप कैपेसिटी देख सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड जो कि टेक्निकल एंड प्योर ग्रेड का होता है, वो 12,000 मिलियन टन पर एनम इस्तेमाल होता है। अमोनियम बाइकार्बोनेट भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड रिकवरी प्लांट भी यहां पर है, और डिसैलिनेटेड वाटर भी यहां पर इस्तेमाल होता है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप कंपनी की वेबसाइट पर देखें, तो पूरा प्रोसेस भी दे रखा है कि किस तरीके से ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किस तरीके से इनका सोडा ऐश प्रोड्यूस होता है, किन किन चीजों की जरूरत होती है, कौन कौन से प्लांट्स हैं, किस तरीके से उनका अरेंजमेंट किया हुआ है, और किस तरीके से ये फाइनल प्रोडक्ट निकल करके आता है जो कि मैन्युफैक्चर होता है, और उसकी बाहर जो भी एक्सपोर्ट करना होता है वो ये करते हैं कंपनी। अगर सोडा ऐश के हम बेसिक यूसेज के बारे में बात करें कि कहां का यूसेज होती है इसकी, तो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है इस सेक्टर के अंदर। ये सबसे ज्यादा सोडा ऐश वहीं पर इस्तेमाल होता है। इसका कंटेनर्स के प्रोडक्शन के अंदर, फाइबर ग्लास इंसुलेशन के अंदर, इसके अलावा फ्लैट ग्लास जो हाउस के अंदर इस्तेमाल होता है उसके अंदर भी इसकी इस्तेमाल होता है सोडा ऐश का। कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के अंदर या ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के अंदर भी सोडा ऐश का बहुत इस्तेमाल होता है दोस्तों। मैं आपको यह बात और बताना चाहता हूं कि यह कंपनी पूरे साउथ की सबसे बड़ी कंपनी है सोडा ऐश मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। तो साउथ में इनका भी कोई कंपेटिटर इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि यह सबसे लीडिंग मैन्युफैक्चरर है साउथ के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सोडा ऐश इस्तेमाल होता है हवा को साफ करने के लिए, पानी को हल्का करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए। इसके अलावा आज की डेट में एनवायरनमेंट में बहुत सारे इश्यूज हैं, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में से हटाने के भी काम आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो स्वीटनर का इस्तेमाल करता है, उसके प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के भी काम आता है। फिजिकल डिस्कंफर्ट के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। अगर किसी को फिजिकल डिस्कंफर्ट है तो उसको रिलीफ पहुंचाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। फूड और टॉयलेटरीज के भी सेगमेंट में ये वाला जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल होता है दोस्तों। और हाउस होल्ड डिटर्जेंट जितने भी तरीके के आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, उसमें सोडियम ऐश का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है जो कि काफी सारी सेक्टर्स में इस्तेमाल होता है, तो इसको आप नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, तो कंपनी मात्र 411 करोड़ की कंपनी है, तो बहुत एक छोटी कंपनी है, कोई ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। अभी आरओई और आरओसी कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत एक पेनी स्टॉक है दोस्तों। तो पेनी स्टॉक के मामले में कोई भी इसका खास आरओई आरओसी नहीं है, बल्कि अगर इसके हम रिजल्ट्स के बारे में आगे चल के बात करेंगे तो वो भी नेगेटिव में ही रिजल्ट्स हैं। इसका आप देख सकते हैं कि कितना वॉलेटाइल रहा है पिछले कुछ महीनों के अंदर, कि इसका लो भी 6 रुपए है और उसका हाई ऑलमोस्ट 46 रुपीज के आसपास है। अगर दोस्तों हम बात करें कंपनी के
क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, तो कुछ खास रिजल्ट्स नहीं आए हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि रेगुलरली इसने नेगेटिव रिजल्ट्स ही पोस्ट कर रही है और इसी वजह से नेट प्रॉफिट भी दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेगेटिव ही आ रहा है। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम तो हमेशा पेनी स्टॉक्स के साथ रहती ही रहती है। हमें यह देखना है कि कौन सा पेनी स्टॉक कल को बहुत अच्छा उभर करके निकल सकता है। तो हम एक ऐसा स्टॉक फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम कोई बड़ा स्टॉक देख रहे हैं, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, निफ्टी 50 की कुछ कंपनीज हैं, तो वहां पर आप रेगुलरली शायद 15% या 20% कंपनी ग्रो कर लेगी साल दर साल, लेकिन वहां पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स को अगर हमें पाना है तो वो पेनी स्टॉक्स में ही मिल सकते हैं दोस्तों। लेकिन पेनी स्टॉक्स की अपनी दिक्कतें हैं। पेनी स्टॉक्स के अंदर अपने ही काफी सारे मसले चल रहे होते हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे होते, नेट प्रॉफिट में दिक्कतें होती हैं और भी ज्यादा, क्योंकि इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती उनके पास, इतना ज्यादा फंड्स नहीं होता, तो उनके पास अपनी नेचुरल दिक्कतें हैं दोस्तों। लेकिन हम वहां पर ऐसी एक कंपनी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से, जो कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकती है, जिस कंपनी के पास एक रास्ता नजर आ रहा है। हो सकता है आज वो अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, पर हो सकता है कि कल को अच्छा काम करे और उसको आगे क्लाइंट्स दिखें और अच्छी फैसिलिटीज मिले तो वो बहुत अच्छा कर सकती है। तो हम यहां पर इसी तरीके की कंपनी को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि सारा कुछ नेट प्रॉफिट नेगेटिव में ही चल रहा है और अर्निंग पर शेयर भी इसी वजह से दोस्तों नेगेटिव है। तो इसके फंडामेंटल के बारे में बात करने का कोई भी मतलब नहीं है और कोई भी औचित्य नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल कहीं से भी हमें पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा है। सिर्फ हम बात कर सकते हैं इसकी ग्रोथ स्टोरी के बारे में। और एक बड़ी खास बात है जो इसके अंदर मैंने नोटिस करी, वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि रेगुलरली इसके प्रमोटर्स ने 75% स्टेक्स तो अपने पास रखे ही रखे हैं। तो आज तक भी इसको लिक्विडेट करने की कोशिश नहीं करी कंपनी ने अंदर शेयर होल्डर्स ने, क्योंकि शेयर होल्डर्स को, प्रमोटर्स को इस बात का पता है कि शायद वो कुछ ना कुछ ऐसा देख रहे हैं इस कंपनी में, इसके फ्यूचर के बारे में, कि वो अभी भी अपना शेयर होल्डिंग को रिलीज करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं दोस्तों। और बात करें FIIs की, तो ऑलमोस्ट 18% इसकी शेयर होल्डिंग FIIs के पास है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पेनी स्टॉक के बारे में जिसमें FII के पास ही 18% स्टॉक है। तो जरूर ये ऐसा स्टॉक तो जरूर है कि जिसके बारे में हमें जानने की जरूरत है और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। और अगर पब्लिक के बारे में बात करें तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 7% के आसपास आम जनता के पास है। तो ये जो बड़े लोग हैं, स्मार्ट मनी है, वो कुछ ना कुछ शायद ऐसा देख पा रहे हैं इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में, इनके फ्यूचर आउटलुक के बारे में, कि शायद ये कंपनी आज तो शायद अच्छा ना कर पा रही हो, लेकिन कल इतना जबरदस्त कर सकती है। और इसी वजह से इन्होंने आज तक भी शेयर होल्डिंग को रिलीज नहीं किया है और ये शेयर होल्डिंग रेगुलरली रख करके बैठे हैं। और फ्रेश शेयर होल्डिंग जब दिसंबर 2021 की यहां पर आएगी तो और हमें पता लगेगा कि क्या ट्रांसपायर हुआ है, किस तरीके से इन्होंने आगे अपना बढ़ाया, कि क्या कुछ छोटे मोटे चेंजेस इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग में करे या नहीं करे। अगर इसके टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि पास्ट के अंदर इसने लगभग 10 रुपए के आसपास इसने बहुत जबरदस्त कंसोलिडेशन किया है। उसके बाद इसने काफी अच्छा कंसोलिडेशन 20 रुपए के आसपास भी दोस्तों इसने किया और बहुत जबरदस्त रनअप लिया पिछले 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर, और 46 रुपीज का हाई इसने ऑलमोस्ट टच किया। अगर इसके वॉल्यूम्स के बारे में बात करें दोस्तों, जब ये ऊपर भाग रहा था तो तब भी एक नॉमिनल से इसके वॉल्यूम्स थे, लेकिन अगर पीछे अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों के बारे में, तो इसमें वॉल्यूम्स में एकदम एक स्पर्ट, एक इंक्रीज महसूस हुआ है दोस्तों, एक स्पर्ट देखा जा सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों कि स्पर्ट कौन से दिन पाया गया, सबसे ज्यादा वॉल्यूम एक इस दिन पाया गया दोस्तों। ये दिन है जिस दिन ये लोअर सर्किट में लगा हुआ था और एकदम से हायर वॉल्यूम्स के साथ ये अपर सर्किट में यहां पर लॉक हो गया। इसके बाद छोटे छोटे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक फिर से नीचे आया, लेकिन जो सबसे लास्ट ट्रेडिंग डे है उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत जबरदस्त वॉल्यूम है और उसके साथ इस कंपनी ने एक अपर सर्किट लगाया। तो बार बार हम देख रहे हैं कि जब जब एक लेवल को ये आता है, एक लेवल के पास एक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। सबसे पहले इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी यहां पर 35 रुपए के आसपास, और उसके बाद अब इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी है दोस्तों 30 रुपए के आसपास। तो ये मेजर एक सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार 30 रुपए के आसपास इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है और एक बार 35 रुपए के आसपास इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, और 40-20 रुपए के आसपास जो इसका कंसोलिडेशन है दोस्तों, उसे देख करके लगता है कि एटलीस्ट 20 रुपए के साथ अगर इसे लॉन्ग किया जाए 20 रुपए की सपोर्ट के साथ, तो शायद ये बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है फ्यूचर में। मैं यहां पर आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा दोस्तों कि मैं इस कंपनी में काफी लंबे समय से इन्वेस्टेड भी हूं, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप सिर्फ मेरे कहने पर या सिर्फ इस वीडियो को देख करके इस स्टॉक को खरीद लें। मैं जरूर चाहूंगा कि आप आराम से इस स्टॉक के बारे में रिसर्च कीजिए, इस स्टॉक के बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि क्या इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या ये अच्छा कर सकती है। अपने रिसर्च के बिना दोस्तों कोई भी निर्णय ना लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन को क्लिक करें। ये वीडियो में मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। ये वीडियो मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया है। इसे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या टिप ना समझा जाए। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस जरूर लें और खुद की रिसर्च भी जरूर करें। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।